हेलो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में अगर आपको मेरी आवाज़ में कुछ कमी महसूस हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कुछ समय से मेरी सेहत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए लगातार वीडियोस ला रहा हूँ। यही कारण है कि मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो भी नहीं ला पा रहा हूँ, तो कुछ समय के लिए इंतज़ार कीजिएगा। उसके बाद मैं ज़रूर लेकर आऊँगा आपकी पसंदीदा सवाल जवाब की एक वीडियो। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बिलावल है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा पूरा परिवार यहाँ की एक शहर बेगमगंज में रहता है, लेकिन आज मैं आपको अपने साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताना चाहूँगा, जिसने 1 साल पहले मेरे पूरे परिवार को डरा कर रख दिया था। वैसे तो हमारा पूरा परिवार यहाँ बेगमगंज में ही रहता है, लेकिन मेरे दादाजी की एक पुश्तैनी ज़मीन यहाँ से काफ़ी दूर एक गांव में पड़ती है। दादाजी की मौत होने के बाद मेरे पापा कब से कह रहे थे कि मैं वहाँ जाकर ज़मीन को देख कर आऊँ ताकि हम उस ज़मीन को बेच पाएँ। ज़मीन बेचने पर जो भी पैसे मिलेंगे हम उसको अपने उस दुकान में लगा देंगे, जिससे घर का खर्च और भी अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो गांव काफ़ी दूर था और कब से मैं आनाकानी करता जा रहा था। उस ज़मीन पर कोई कब्ज़ा भी कर सकता था, इसलिए लगभग 1.5 साल बाद मुझे उस जगह पर जाना ही पड़ा। ये सुदूर पड़ता एक गांव था जहाँ के लोग काफ़ी अनपढ़ से लग रहे थे। मैं जिससे भी बात कर रहा था उसे उस ज़मीन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था और मुझे गांव में उस ज़मीन को ढूंढने में लगभग 1 दिन लग गया था। पूरा दिन उस गांव में मैं घूमता रहा और वहां रहने का इंतज़ाम करने में भी मुझे 1 दिन लगा और शाम के वक्त मुझे एक टूटा हुआ कमरा मिला जहां पर मैं रह रहा था। यहाँ पास पड़ती तहसील में ही मुझे सारे काम करवाने थे, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहना था और यहाँ के लोग इस तरह की बातें करते कि मैं भी कभी कभी डर सा जाता। हमारी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा तो नहीं किया था, लेकिन वहाँ पर कई पेड़ उग रखे थे और कई लोगों की लाशें वहाँ पर दफन की गई थीं। यहाँ पर कब्रिस्तान गांव से काफ़ी दूर था, इसीलिए गांव वाले ऐसी ज़मीन को ढूंढते जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, वहीं पर वो मरने वाले लोगों को दफना देते। हमारी ज़मीन काफ़ी बड़ी थी, इसलिए वो कुछ लाशों को वहीं पर दफना चुके थे और मुझे बार बार डराए जा रहे थे कि इस ज़मीन को अब ना तो बेचा जा सकता है, ना इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे अब कब्रिस्तान बनाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। मुझे ये ज़मीन के पैसे चाहिए थे, क्योंकि हमारे घर में कुछ परेशानी चल रही थी और हमारा काम भी अब थोड़ा सा ठंडा हो गया था। हमें एक छोटी सी फैक्ट्री लगानी थी और इस ज़मीन को बेचकर हमारे पास अच्छे पैसे आ जाते और दुकान पर लगाकर हम अच्छे घर को चला पाते। यहाँ के लोग इस तरह की बातें कर 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 मुझे डराए जा रहे थे और ये दूसरा दिन था। अब मैं ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग तो होंगे ही, कुछ अच्छी बातें करते होंगे ही, और इसी तरह मैं सरपंच के घर में पहुँच गया और यहाँ मुझे पहला आदमी मिला जो अच्छी बातें कर रहा था। सरपंच का कहना था कि उसने कई बार रोका कि यहाँ पर लाशों को ना दफनाया जाए, लेकिन गांव के लोग इकट्ठा होकर किसी की बात नहीं मानते और अपनी ही चलानी शुरू कर देते हैं। लेकिन सरपंच मान गए थे कि मैं इस ज़मीन को बेच सकता हूँ और इस काम में कुल 4 दिन लगने वाले थे। वो 4 दिन मुझे यहीं पर बिताने थे और मैं भी तैयार था। काम तो पूरा करवा कर ही जाऊँगा। ये पहली रात थी जो मैं यहाँ पर गुजार रहा था और कमरे में मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं हमेशा ही रात के वक्त बाहर घूमने के लिए निकल जाता हूँ। अपने शहर में रात के वक्त मैं हमेशा 11 बजे तक घूमता ही रहता हूँ, लेकिन गांव होने के कारण मैंने सोचा था 10 बजे के करीब मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन 10 बजे तक बाहर गलियों में थोड़ा घूम कर आऊँगा। गाँव में वैसे भी साफ हवा चलती है, इसलिए यहाँ सांस लेने में ज़्यादा आसानी होगी। शहरों में तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण मैं 8:30 बजे ही बाहर घूमने लगा था। लेकिन यहाँ गांव में इस तरह से सन्नाटा पसरा था, कोई भी घर के बाहर नज़र ही नहीं आ रहा था। घरों की लाइट्स जल रही थी, हर कोई घर के अंदर था। ना तो टीवी के चलने की आवाज़ आ रही थी और ना ही बातों की आवाज़ आ रही थी।
हर कोई घर के अंदर दुबक कर बैठ जाता। मैं जानना चाहता था इस तरह से रात के समय घरों में लोग क्यों घुसे हुए हैं। क्या बाहर सैर के लिए भी नहीं जाते? यहाँ पर सड़कें अच्छी थी। आमतौर पर यहाँ गांव में ऐसी सड़कें नहीं होती, ये बिल्कुल घूमने के लिए बनाई गई थी। और शाम के 6 बजे यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, लेकिन 8 साढ़े 8 तो यहाँ पर कोई दिख ही नहीं रहा। मैं चलता चलता सरपंच के घर पहुँच गया था और वो सामने खाना खाते हुए दिख रहे थे। मैंने उनसे कुछ सवाल किए और वो मुझे देखकर हैरान थे। मैंने कहा, सरपंच जी, खाना खा रहे हो? क्या खा रहे हो? उन्होंने बताया कि वो क्या खा रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से बातें चलने लगी तो मैंने उनसे सवाल किया कि रात को लोग यहाँ बाहर सैर के लिए नहीं निकलते? क्या खाना खाकर लोग कुछ सैर नहीं करते, बस सो जाते हैं? तो सरपंच ने कहा कि यहाँ लोग कुछ शैतानी शक्तियों से डरते हैं। कई सदियों से यहाँ प्राचीन शैतानी शक्तियों की बात की जाती है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक शैतान हुआ करता था जिसे कहीं पर कैद कर दिया गया। ना तो उसे मारा जा सकता है, ना भगाया जा सकता है। कई लोगों ने कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाए। इसी कारण रात को यहाँ दुबक कर सब घुस जाते हैं कमरों के अंदर और बाहर कोई नहीं निकलता। तुम्हें अगर बाहर कोई दिख जाए तो ध्यान रखना, उससे बात मत करना। 8 बजे के बाद बाहर कोई नहीं मिलता, बस वो आदमी मिलता है जिससे बात नहीं करनी है। उसे कहा जाता है भटकती आत्मा। एक ऐसा आदमी जो रात को यहाँ घूमता हुआ हर किसी को दिखता है। वो करीब से निकलता है लेकिन उससे बात नहीं करनी है, उसे बुलाना नहीं है। तुम भी ध्यान रखना, अपने काम से काम रखना। अगर वो पास से निकले भी तो बात नहीं करनी, बस निकलकर अपने घर की तरफ चले जाना। और यहाँ पर कुछ लोग रात को घूमते हुए मिलेंगे, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। यही कारण है कि तुम्हें भी अब अपने घर की तरफ निकलना चाहिए। कमरे की कुंडी लगा लेना, यहाँ पर चोरों का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। इतनी बात हुई थी कि मैं वापस अपने ही कमरे की तरफ निकल पड़ा था। रास्ता काफ़ी लंबा था। चलते चलते मैं बहुत आगे तक आ गया था और घरों के पास से निकलते हुए यहाँ सच में मुझे कुछ लोग दिखे। कुछ औरतें यहाँ सैर कर रही थी और दूर कुछ लाइट्स के नीचे लोग बातें कर रहे थे। पहले तो मैंने इतना दूर तक देखा ही नहीं था, बस आसपास देख रहा था। कुछ लोग ज़रूर थे जो बाहर निकले हुए थे और मेरी तरफ देखकर जैसे चौंक से जाते और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते। लेकिन एक आदमी की तरफ मेरा ध्यान खास गया था जो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच चला जा रहा था। वो ना इधर देख रहा था ना उधर देख रहा था। उसके कपड़े थोड़े से फटे लग रहे थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसके कदम तो छोटे थे लेकिन रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। बड़ी तेज़ी से आगे निकले जा रहा था और एक मोड़ पर वो घूमकर आगे चला गया। वो मोड़ आगे मेरे घर के सामने से निकलता है और मैं छोटे रास्ते से अपने घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं अपने उस कमरे के पास पहुंचा, सामने से आता हुआ वही आदमी मुझे दिखा। मेरे पास से गुजरा वो इतनी तेज़ी से मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगा। ना उसने कुछ कहा न मैंने कुछ कहा। जब मेरे पास से वो गुजरा था, उसके शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे किसी मुर्दे से आती है। वो गंदी सी बदबू उसके शरीर से ऐसे आ रही थी कि काफ़ी समय तक वहाँ वैसी बदबू फैली ही रही। उसके कदम काफ़ी कम हिल रहे थे लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, जैसे हवा में उड़ता हुआ मेरे पास से गुजर गया हो। मैं कुछ समय के लिए घबरा गया था लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, ना ही मैंने उसे बुलाया। मैं थोड़ा सा डर गया था और अपने कमरे के अंदर चला गया। जैसे उस सरपंच ने कहा था, मैंने अपने दरवाजे की कुंडी लगाई और मैं अंदर सो गया। मैं थक गया था इसलिए मुझे नींद भी जल्दी ही आ गई, लेकिन मन में उस आदमी का ख्याल अब भी घूमे जा रहा था। सुबह मुझे 6 बजे उठने की आदत है और सुबह उठते ही मैं सरपंच के घर की तरफ निकल पड़ा था। मैं उससे कुछ बातें करना चाहता था। मैं उससे पूछना चाहता था आखिर वो आदमी जो रात को मुझे दिखा वो कौन था। साधारण इंसान लग नहीं रहा था वो। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, लेकिन पहली बार मैंने कुछ ऐसा देखा था जिस पर मैं यकीन कर ही नहीं पा रहा था। सरपंच भी जल्दी ही उठ गए थे और मुझे सामने देखकर वो जानते थे मैं क्या सवाल करने वाला हूँ। उन्होंने खुद ही कह दिया, देखा ना तुमने, रात को ज़रूर तुमने देखा ना, वो आदमी यहीं पर घूमता हुआ दिखता है। बस बात नहीं करनी है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता।
लोगों का कहना है वो भटकती आत्मा है जो यहीं पर घूमती रहती है, लेकिन अगर कोई उसे बुलाता है, उससे बात करता है तो वो गायब हो जाता है। ध्यान रखना, वो कोई शैतानी आत्मा है जो सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन बुलाने के बाद कुछ ऐसा करती है जो गायब कर देती है। वो हमारे गांव के आगे जो जंगल है वहां से लोगों को आता हुआ दिखता है। हमारे इस गांव में घूमता है और चला जाता है। कई बार तो उसका सामना गांव के लोगों के साथ हुआ है। कोई अगर बोले ना तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता, भले ही आप उससे डर कर भाग जाएं, उसे छूना नहीं है। बस ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं होगा। 3 दिनों का काम है, आज छुट्टी है, कल से काम शुरू हो जाएगा। वहां से वापस आते समय मन में कई ख्याल थे। मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता, लेकिन ये कह रहे थे उससे बात नहीं करनी है। भले ही इस जमीन के लिए मैं यहां पर आया था, लेकिन मन उत्सुक था उस रात के आदमी के बारे में सोच सोच कर। कौन होता है जो उस जंगल से आता है, पूरे गांव वालों को डराता है और वापस चला जाता है, ना नुकसान पहुंचाता है, ना कुछ चुरा कर जाता है, बस उससे बात नहीं करनी है। क्यों? क्या कोई राज है जो अपने सीने में दबाए वो घूमता रहता है? आज पूरे दिन मैं आसपास घूमता रहा। आसपास के कई गांव में गया और एक जमींदार मिल ही गया जो इस जमीन को खरीदना चाहता था। वो कुछ कम पैसे देना चाहता था और मैं उससे थोड़े ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। घूम फिरा कर बात ऐसी रकम पर आ गई जो दोनों को पसंद थी। मैं भी मान चुका था, वो जमींदार भी मान चुका था। अब पेपर्स की तैयारी करनी थी। उसके बाद मेरे पिताजी यहाँ पर आते, यहाँ साइन करते और इस जमीन को हम बेच देते। काम आसान हो गया था, लेकिन पूरा दिन मेरा लग गया उससे बात मनवाने को और शाम को 6 बजे मैं वापस इसी गांव में आ गया था। मैं खुश था, मुख्य काम तो हो गया था, अब बस पेपर वर्क ही बचा था और इसीलिए खुशी मेरे अंदर निकले जा रही थी। जैसे ही अंधेरा हुआ मैं अपने कमरे में बैठा, उत्सुक था उस आदमी को देखने के लिए जो रात के समय घूमता है। आज खुशी इतनी ज्यादा थी कि डर बिल्कुल था ही नहीं और मैं घर के बाहर निकल आया था। अंधेरा हो चुका था। मैं ऐसे ही गलियों में घूम रहा था और अभी गांव के कई लोग मुझे घूमते हुए दिख रहे थे। कुछ लोग कसरत कर रहे थे तो कुछ लोग सड़कों पर भाग रहे थे। यहाँ जैसे ही अंधेरा ज्यादा बढ़ता गया, लोग अपने घरों में दुबकते जा रहे थे। यहाँ सैर करने वालों की संख्या कम थी। ज्यादातर तो अपने घर के बाहर ही एक दूसरे से बात करते और घरों के अंदर चले जाते। कुछ लोग तो मुझे देखकर ही डरते जा रहे थे, जैसे मैं कोई भूत हूँ। दूर से मेरी परछाई सी देखते और भाग जाते और जब मैं करीब आता तब उनकी सांस में सांस आती। लगभग 9 बजे तक हर कोई अपने घर में दुबक चुका था। मैं अकेला था जो गांव में घूम रहा था। अभी तक मैं थका नहीं था। आज काफ़ी अच्छा काम हुआ था और अब हमें पैसे मिलने वाले थे। लेकिन तभी मेरी नज़र पड़ी उस जंगल वाली सड़क से आते हुए उस आदमी पर। आज चांद पूरा निकला हुआ था, इसीलिए रोशनी ज़्यादा थी और मुझे भी मन कर रहा था जानूं वो आदमी कौन है। कहीं वो जंगल में रहने वाला कोई आदिवासी तो नहीं, या कोई शराब पीकर वैसे ही यहाँ घूमता फिरता रहता है। और उस सरपंच ने बताया था यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती हैं। हो सकता है चोर यही हो और लोग डर डर कर इससे दूर भाग जाते हों। ज़रूर इस गांव का कोई ना कोई आदमी तो इससे मिला हुआ ही होगा। मैं जानना चाहता था और खुशी के कारण मैं गलती करने वाला था। मैं उसका पीछा करना शुरू हो चुका था। पहले तो मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके पीछे जाता रहा। मैं देखना चाहता था आखिर वो घूमकर जाता कहाँ है। मैं उससे काफ़ी फासले पर था। उसे भी पता बिल्कुल नहीं चल रहा होगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। उसने गांव का एक चक्कर लगाया और बीच से निकलता हुआ दोबारा लगभग 10 बजे के करीब उसी जंगल के अंदर की तरफ जाना शुरू हो गया। मैं अब भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन मेरी टांगें अब जवाब दे रही थी। मन भी विचलित हुआ जा रहा था। तो मैंने ठान लिया अब यहाँ पर उससे बात करूँगा। ये कोई ना कोई शराबी है जो इस तरह से घूम कर दोबारा जंगल में चला जाता होगा। बात कर लूँगा तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा। वहाँ जंगल के अंदर जाते रास्ते से पहले ही मैंने पीछे से आवाज़ लगा दी, भाई साहब सुनना। मेरी ये आवाज़ सुनकर वो वहीं पर रुक गया था। वहाँ से भागकर मैं उसके करीब पहुँचा और वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था।
उसकी पीठ मेरी तरफ थी और पीछे से अब मैं उसके फटे हुए कपड़े नज़दीक से देख पा रहा था। मैं उस चांद की रोशनी में उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा वो मेरी तरफ पलटा और तब मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा किसी डरावने शैतान से कम नहीं था। उसकी पलकें नहीं थीं, आंखें सफ़ेद जैसे बाहर की तरफ निकली हुई थीं। उसके होंठ नहीं थे, दांत थे जो बाहर तक आए हुए थे, होंठ जैसे काटे गए हों। उसके जबड़े की हड्डी भी थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी और उसके बाल इतने कम थे जैसे किसी बूढ़े के झड़ रहे बाल हों। उसका मांस भी जैसे टूटकर नीचे की तरफ गिर रहा था। वो कोई जिंदा इंसान नहीं लग रहा था, वो तो कोई मुर्दा लग रहा था जो यहाँ जिंदा लोगों की तरह चल रहा हो। तभी तो लोग कह रहे थे कि वो रात को ही दिखाई देता है और उससे बात नहीं करनी है। मैंने ये गलती कर दी थी। मेरे कदम उखड़ने शुरू हो गए। मुझे ऐसा लगा आज मैं मरने वाला हूँ, ये मुझे मार देगा और मैं 2 कदम पीछे हटा और गिर गया। वो आदमी अब भी वहीं पर खड़ा था, लेकिन मैं डरा हुआ वहाँ से दूर भागने लगा। मेरी हलक से ज़बान जैसे निकल नहीं रही थी, आवाज़ तो गले से ज़रा भी नहीं निकली और मैं भागता रहा। वो आदमी वहीं पर खड़ा था और मैं डरा हुआ वहाँ से काफ़ी दूर निकल गया और जल्दी से अपने कमरे में पहुँचा और दरवाजे की कुंडी लगाकर अंदर बेड पर लेट गया। डरा सहमा कभी मैं खिड़की पर देखता तो कभी दरवाजे की तरफ देखता। कुछ समय बाद हिम्मत हुई तो खिड़की खोलकर बाहर की तरफ झांकने लगा। वो आदमी दिखा नहीं। थोड़ी और हिम्मत बढ़ी तो मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर की तरफ देखा। वो आदमी अब भी वहाँ नहीं था। आखिर वो कहाँ गया? वो शैतान जिससे सब डरते हैं, क्या उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया? क्या अब वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा? कई सवाल थे मन में, जवाब मुझे मिल नहीं रहा था और नींद मुझे आ नहीं रही थी। बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी, बेड पर लेटने के लिए मन नहीं कर रहा था। विचलित मन ऐसा सोचे जा रहा था कि जिंदा बचना है तो जागते रहना होगा। मैं बेड के एक तरफ ज़मीन पर बैठा बाहर की तरफ झांके जा रहा था और कभी कभी घड़ी की सुई को हिलता हुआ देखता। समय इतना धीमा बीत रहा था जैसे कुछ मिनट कई घंटों के समान हो। वो रात निकालना सबसे भयानक था। बड़ी मुश्किल से सुबह के 6 बजे और रोशनी घिरना शुरू हो गई। तब हिम्मत बड़ी थी मेरी। दरवाज़ा खोल मैं बाहर निकला और मैं समझ गया था जिंदा तो बच गया हूँ, लेकिन वो इंसान नहीं था। कोई लाश थी जिसके होंठ ना थे, पलक ना थी, उसकी गालों पर मांस नहीं था, हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई थी। ना तो उसे पूरा कंकाल कहा जा सकता है, ना जिंदा इंसान। झड़ते हुए बाल मुझे ऐसे डरा रहे थे जैसे कोई घातक बीमारी लिए कोई इंसान वहाँ भटक रहा हो। ये भटकती आत्मा है जिसके बारे में गाँव वाले बात करते हैं और मैंने कदम तेज कर लिए थे। मैं उस सरपंच के पास जाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, उसे सच्चाई बताना चाहता था। रास्ते में निकलने वाले कई लोग जैसे मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे और मैं भी नजरें नीचे की तरफ किए हुए आगे बढ़ रहा था। मैं किसी और से बात करना ही नहीं चाहता था। रात का इतना डरा हुआ था, गला अब तक सूखा हुआ था मेरा। आवाज़ गले से निकल नहीं रही थी और डरा हुआ इंसान ऐसा ही करता है। मुझे काफ़ी समय लग गया उस सरपंच के पास पहुंचने में। मैं उसके पास पहुंचा तो वो अपना खाना खा रहा था। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया, लेकिन उसने अपनी नज़रें ऊपर की तरफ नहीं उठाई। ऐसा लग रहा था मैं कोई मुजरिम हूँ, मेरी तरफ कोई देखना तक नहीं चाहता। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, मैं तो ये चाह रहा था कि वो खुद बात करे मुझसे। लेकिन मुझे वहाँ बैठे 20 मिनट हो गए, किसी ने मेरी तरफ आंख तक नहीं उठाई। हर कोई अपना काम किए जा रहा था और सरपंच ने वो रोटी खाई और वो बर्तन लेकर किचन की तरफ चल पड़ा। उसने बर्तन रखे हाथ धोए और बाहर की तरफ निकल पड़ा। मैं हैरान परेशान, मैं उसके सामने बैठा हूँ, मुझसे कोई बात तो करे, लेकिन अनदेखा किए हुए वो बाहर की तरफ निकल गया। पीछे से मैंने पहली आवाज़ लगाई, सरपंच जी रुकिए, मुझे बात करनी है। लेकिन मेरी बात सुनकर वो रुके नहीं। उसके बाद उसकी पत्नी वहीं पर बैठी थी। मैंने उनसे भी सवाल किए, सरपंच जी कहाँ गए हैं, कुछ बताइए, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं भागकर सरपंच का पीछा करने लगा। मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन वो कोई जवाब दिए ही नहीं जा रहे थे। बहुत समय हो गया उनसे बात करते हुए, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मत कीजिए बात, मैंने कौन सी गलती कर दी है
और आपको कैसे पता मैंने कल उससे बात की थी? इसका जवाब भी कोई नहीं मिला। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ वहां से गुजरता कोई भी इंसान मुझे देख नहीं पा रहा था। कोई भी अपनी नजर मेरी तरफ कर ही नहीं रहा था। कई लोगों के सामने खड़ा हो गया मैं, वो मुझसे टकराए लेकिन नजरें नहीं मिला पाए और मुझसे टकराकर इस तरह से नीचे गिर गए जैसे किसी अदृश्य शक्ति से टकरा गए हों। घबरा कर भाग जाते। हर कोई ऐसा कर रहा था और मैं भी डरा सहमा सा ये सोचने पर मजबूर हो गया था, हुआ क्या है? क्या कोई मुझे सच में ही देख नहीं पा रहा? मैं भागता हुआ अपने कमरे की तरफ गया था। कमरे के उस आईने में खुद को सामने खड़ा पाकर मैं डर सा गया। आईने में मैं दिख नहीं रहा था। आर पार मेरे रोशनी जाए जा रही थी। मैं गायब हो चुका था या मर चुका था? क्या हुआ मेरे साथ? मैं अपने कमरे से बाहर आ गया था। मैं किसी से बात करना चाहता था लेकिन मेरी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। मुझे कोई देख नहीं पा रहा था तो मैं समझ नहीं पाया क्या करूं। उसके बाद मैंने लोगों को इशारा करके समझाने की कोशिश की। मैं कुछ लोगों के पास जाता। मैं सामान को हिला पा रहा था। जमीन पर मेरे पैरों के निशान छप रहे थे। मैं सामान को उठाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता मैं कौन हूं। कुछ लोगों के पास जाकर मैंने पेन भी उठाया लेकिन वहां गांव में बहुत ज़्यादा लोग अनपढ़ थे। किसे समझा पाता तो अंत में मैं सरपंच के घर पर ही चला गया। ये दोपहर का समय था। सरपंच अपनी रोटी खाने के लिए घर में आया हुआ था और तभी एक पेन और पेपर को उठाकर मैं उसके सामने चला गया। लेकिन पेन और पेपर अपने सामने पड़ा हुआ पाकर वो घबरा सा गया, जैसे कोई अजीब चीज़ देख ली हो उसने। तभी मन में ख्याल आया कि ये पेन और पेपर मैं यहाँ पर उठाकर लाया हूँ, ये वो समझ नहीं पाया होगा। वो समझ रहा होगा कोई शक्ति से ये चीज़ यहाँ पर आई है और वो भूत समझकर डरकर अपने कमरे में घुस चुका था। उसके दरवाजे को मैं खटखटा रहा था और उस घर से लोगों के चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। वो मुझे देख नहीं पा रहे थे और भूत समझकर मुझसे डर रहे थे। पूरा दिन मैं लगा गया लोगों को समझाने में ये मैं हूँ। कोई मुझे देख ही नहीं पा रहा था तो डर के मारे हर कोई मुझसे दूर भागे जा रहा था। मैं नहीं जानता था अब क्या हुआ है। क्या मैं मर चुका हूं या अभी जिंदा हूं? उन्होंने कहा था उससे बात नहीं करनी है, मैंने ये गलती कर दी थी। क्या करूं अब मैं? एक ही रास्ता है, आज रात वो मुर्दा फिर से आएगा। फिर से कोशिश करूंगा, मैं उससे बात करूंगा, उसे बुलाऊंगा, शायद मैं दोबारा से सही हो जाऊं। रात का इंतज़ार तो मैं अपने कमरे में बैठा करता रहा और मैं ये जान गया था कि गांव में भीड़ लगना शुरू हो गई है। सरपंच के घर पर कई लोग आ रहे थे और हर कोई यही कह रहा था गांव में भूत आ गए हैं। वहाँ कुछ प्लान बनाए जा रहे थे लोगों को बुलाने के लिए। वहाँ तांत्रिकों और बाबाओं को बुलाया जाना था और हर कोई मुझे भी ढूंढ रहा था। मेरे उस कमरे में भी कई लोग आकर गए थे और मैंने उन्हें कहते हुए सुना था, वो लड़का भी लगता है गायब हो गया। हमने कहा था उससे बात नहीं करनी है, उसने गलती कर दी होगी। मैं उनकी बातें सुनता रहा था और आंखें मेरी नम थी। क्या मैं बच पाऊंगा? आज कोशिश करूंगा। 9 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा था और उसके बाद मैं किसी चीज़ को हिलाना नहीं चाहता था। लोगों के पास जाता लेकिन शांति से खड़ा बस बातें सुनता रहता। मेरी एक हरकत उन्हें डराने के लिए काफ़ी थी और मुझे खुद के नुकसान का डर भी था। इसके बाद 9 बजे मुझे जंगल से आता हुआ वही आदमी दिखा। वो जिंदा लाश इस तरह से चले जा रही थी कि जैसे मुझे देख ही ना रही हो। वो भी क्या मुझे देख नहीं सकता? लेकिन वो तो चलता ही हमेशा ऐसे ही है। तो मैं भी उसके करीब जाता गया और उसके करीब जाकर मैंने आवाज़ लगाई, भाई साहब रुकना ज़रा। मैंने जैसे ही ये आवाज़ लगाई वो वहीं पर रुक गया। अब मैं उससे बात करना चाहता था। मैंने फिर से उसके कंधे पर हाथ रखा, उसको अपनी तरफ घूमने के लिए कहा और वो मेरी तरफ मुड़ा तो उसके कंधे से मेरा हाथ अपने आप हट गया। उसका चेहरा ही इतना डरावना था कि मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं मर चुका हूँ या जिंदा हूँ, लेकिन मन में ऐसा डर था कि पता नहीं हालात ही बिगड़े जा रहे थे। तभी मैंने उससे बात की। मैंने कहा, आप कौन हो? क्या अब मैं जा सकता हूँ? क्या मैं सही हो गया हूँ? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस वहाँ मुझे ताके जा रहा था। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया था जैसा मैंने कल किया था। इसके बाद मैं भागकर अपने कमरे में आ गया।
वहां बैठकर इंतजार करने लगा। वहां कुछ समय लगेगा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? वो रात मेरी सोचते सोचते निकल गई थी कि क्या मैं ठीक हो गया हूं। ना ही उस मुर्दे ने मेरा पीछा किया और ना ही नुकसान किया था, लेकिन सुबह उठते ही मैं आईने के सामने था, लेकिन मेरा प्रतिबिंब बन नहीं रहा था। मैं गांव में गया लोगों से बात करने के लिए। मेरी आवाज़ हर तरफ अनसुनी थी, मेरा चेहरा कोई देख नहीं पा रहा था। चीज़ें हिलाता तो लोग डरते। मैं सरपंच के घर भी गया था और वहाँ पर कुछ तांत्रिकों और बाबाओं को बुलाया गया था। वो मुझे ढूंढने की बात कर रहे थे, लेकिन मैं तो उनके सामने था। मैंने कुछ चीज़ों को हिलाकर उन्हें संकेत देने की कोशिश भी की, लेकिन हर कोई डर गया और वहाँ पर झाड़ फूक होने लगी। मैंने ध्यान दिया, उस झाड़ फूक के कारण मुझे घबराहट सी होनी शुरू हो गई। उस धुएं के कारण ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा हो। वहाँ से मैं बाहर निकला और सोचने लगा अब मुझे क्या करना चाहिए। रात को मुझे उसी जिंदा मुर्दे से बात करनी होगी, उसी भटकती आत्मा से। वो ही मेरा कोई इलाज करेगा, मुझे बताएगा कि क्या मैं मर चुका हूँ या अभी जिंदा हूँ, कोई आस है मुझ में या नहीं। वो पूरा दिन इतना लंबा था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं कभी किसी घर के पास जाकर लोगों की बात सुनता, तो कभी किसी घर के पास जाकर किसी और लोगों की बात सुनता। हर कोई बस इसी घटना के बारे में विचार किए जा रहा था कि कैसे वो लड़का जो गांव में आया हुआ था गायब हो गया है। यकीनन उसे भी वो जिंदा मुर्दा भटकती आत्मा अपने साथ ले गया होगा। वो भी गायब हो गया है। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं गायब ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे आसपास हूँ, कोई समझ नहीं पाता। उस रात 8 बजे मैं तैयार था उसका रास्ता रोकने के लिए। वो भटकती आत्मा को रोक कर ही मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। और 8 बजे से 9 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा। 9 बजे दूर से परछाई दिख गई थी मुझे, जंगल से आते हुए उस भटकती आत्मा की। वो जैसे ही करीब से गुजर रहा था, मैंने आवाज़ लगाई, भाई साहब रुकना ज़रा। वो रुक गया था। मैं हमेशा की तरह उसके पास गया, कंधे पर हाथ रखा, उसे घूमने के लिए कहा। वो मेरी तरफ मुड़ा। आज उसका चेहरा भले ही भयानक था, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था। आज मुझे डर तो किसी और चीज़ से लग रहा था, अपने वजूद के ख़त्म होने से लग रहा था। और मैंने आज उससे सवाल करने शुरू कर दिए। मुझे सच बताना, क्या मैं मर चुका हूँ? मुझे सच बता दो, क्या जिंदा होने की कोई आस है? क्या किसी तरह मैं बच सकता हूँ या मेरा अंत हो चुका है? आज उस मुर्दे ने अपना मुंह खोला था। उसके मुंह के अंदर जबान नहीं थी, बस उसने अपना मुंह खोला, मुझे दिखाया कि उसके पास जबान नहीं है और मुंह बंद कर लिया। उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया था। ना उसकी पलकें थी, ना उसके होंठ थे, लेकिन वो चेहरा मैं पहचान गया था, थोड़ा मायूस था। वो मुझे कुछ बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं सकता था। मैंने सोचा मैं क्या करूं, इससे कैसे शब्द पता करूं, लेकिन बिना ज़बान का आदमी बोल नहीं सकता। मुझे ये नहीं पता था कि वो मुर्दा है या अभी जिंदा ही है, लेकिन मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें तो बता सकता हूँ, भले ही तुम मुझे जवाब ना दे पाओ, कुछ समझो तो बता देना, इशारा ही कर देना, मैं समझ जाऊंगा। क्या मैं जिंदा हूँ? उसने हाँ में इशारा किया था और मन में तसल्ली हो गई थी। उसके बाद मैंने उससे सवाल किया, तो क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? उसने फिर से हाँ में जवाब दे दिया और अब मेरे अंदर उम्मीद जाग उठी थी। मैंने कहा, मुझे बताओ मैं कैसे जिंदा हो सकता हूँ? तुमने मेरे साथ क्या किया है? वो ना सर हिला पाया, बस आंखें इधर उधर करता रहा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा लंबा था। तो मैंने कहा, ले चलो मुझे वहां जहां से मैं ठीक हो सकता हूं। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन मुझे वहां ले चलो जहां मेरे सवालों का जवाब है। वो गांव में जा रहा था, लेकिन मुड़कर फिर से जंगल की तरफ जाने लगा। वो काफी आगे तक गया, मैं वहीं खड़ा था। वो वहां रुका, पीछे पलटा, मेरी तरफ देखने लगा, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। और मैं जान गया था वो मुझे वहां ले जा रहा है जहां से मैं ठीक हो सकता हूं। कदम से कदम मिलाने शुरू कर दिए मैंने उसके। मैं उसके बिल्कुल पीछे था, कुछ 10 कदम पीछे, और वो मुझसे आगे जाए जा रहा था। हर मोड़ पर वो रुकता,
नजरें घुमाता मेरी तरफ और इंतजार करता। मैं थोड़ा करीब आता, मैं भी रुक जाता और वो आगे बढ़ने लगता। हम इसी तरह से चले जा रहे थे। मुझे उससे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन आज उस पर थोड़ा भरोसा भी हो चला था। उसने कुछ जवाब दिए थे। उसने मन का वो भ्रम तो दूर किया था कि मैं मर तो नहीं गया। उसने इशारा किया था मैं अभी जिंदा हूं। मैं उसके पीछे चलता जा रहा था और वो मुझे उस जंगल के और अंदर तक ले जाता जा रहा था। अंधेरा बहुत ज्यादा था वहां पर। पेड़ बहुत ऊंचे थे और झाड़ियों के बीच से निकलते वक्त कई बार मेरे शरीर पर कुछ चोट लगती। वो दर्द मुझे ये एहसास दिला रहा था कि मैं जिंदा हूं, जबकि वो जिंदा लाश उन कांटों के बीच से निकलती जाती। उसके शरीर से मांस के कुछ टुकड़े नीचे गिर जाते। उसकी हड्डी भी कभी कभी दिखती। कुछ समय बाद वो जैसे दोबारा से सही सा हो जाता। अध कटा अधमरा सा वो मुर्दा आगे बढ़ रहा था, जबकि मेरे शरीर से थोड़ा थोड़ा कांटा चुभने पर खून निकलता। जिंदा होने का एहसास देता, कुछ खुशी मिलती, लेकिन मन बैठ जाता। क्या कर पाऊंगा मैं? क्या वो बता पाएगा? वो मुझे जंगल के बहुत अंदर ले गया। लगभग 1.5 घंटा चले थे हम। मेरी टांगें जवाब दे रही थी और एक जगह वो ले गया। वो मुझे एक ऐसी जगह पर ले गया था जहां पर एक छोटा सा लकड़ी का घर बना हुआ था। वो लकड़ी का पूरा घर बिल्कुल गीला लग रहा था, जबकि आसपास बारिश के जरा भी निशान नहीं थे। मिट्टी बिल्कुल सूखी थी। बस वो घर बहुत ज़्यादा गीला था। उसका दरवाज़ा टूटा हुआ था, जिसे हाथ मारकर उसने पूरा खोल दिया और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। वो बाहर ही खड़ा था, लेकिन मुझे अंदर जाने को कह रहा था। मैं डरा सहमा सा करता क्या, उसकी बात तो माननी ही पड़ती। मैं चलता हुआ उस घर के अंदर गया तो मैंने वहाँ एक बूढ़ा आदमी देखा जो लेटा हुआ था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और आसपास बूंदें छत से टपक रही थी। ऐसा लग रहा था घर के अंदर बारिश पड़ रही हो। ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंदें टपक रही थी जो छत से और दीवारों से निकल कर आ रही थी। मैं जान ही नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है। पानी आ कहाँ से रहा है? बाहर तो बारिश नहीं है, लेकिन दीवारों और छत से पानी कैसे आ रहा है? समझ से बाहर था। मैंने उस बूढ़े से एक ही सवाल किया, कौन है आप? मुझे ये मुर्दा आपके पास क्यों लेकर आया है? तो उस बूढ़े आदमी से नज़रें भी ऊपर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था। उसने नज़रें ऊपर की और कहा, तो तुम भी शापित हो चुके हो? ये तो बहुत साल पहले से शापित है, अपनी जिंदगी भी जी चुका है, मर चुका है। तुम अभी जिंदा हो, दोबारा जिंदा होना चाहते हो? मेरा एक काम करना पड़ेगा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम कौन हो? तो वो हंसने लगा। तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? यहां मुझे शैतान कहा जाता है। बहुत बूढ़ा हूं क्योंकि मुझे वो मिल नहीं रहा जो मुझे चाहिए। तुम बस मेरा काम कर दो, इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। किसी से बात तुम कर नहीं सकते, तो बस मेरा काम कर दो। मैं मायूस था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने उस बूढ़े आदमी से एक सौदा कर लिया। वो मुझे मेरी ज़िंदगी दे देगा, बदले में मैं उसका काम कर दूंगा। उसने इशारा किया नीचे मिट्टी की तरफ। उसने कहा, मिट्टी खोदो, कुछ लकड़ियां मिलेंगी। मैं थोड़ी सी मिट्टी खोदने लगा। वहां से मुझे लकड़ियां मिली। वो लकड़ियां बिल्कुल सूखी थीं, लेकिन जमीन में गड़ी हुई थी। गीली मिट्टी में भी सूखी लकड़ियां। मैंने उसे उठा लिया। उसने कहा, इन लकड़ियों को ले जाओ, किसी घर के छत पर रख देना जहां और लकड़ियां हो। ये लकड़ियां दूसरी लकड़ियों से छूती हुई दिखनी चाहिए, बस मुझे। मैंने ऐसा ही किया। मैं गांव में वापस आ गया और वहां पर एक घर के ऊपर मैंने लकड़ियां रख दी। उस घर की छत लकड़ी से बनी हुई थी और घास फूस ऊपर रखा हुआ था। वहां पर मैंने उन लकड़ियों को छिपा दिया। उसके बाद मैं दोबारा उसके पास गया और उसने कहा, बस यही काम करना है, बहुत ज़्यादा। मुझे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ऐसी लकड़ियाँ चाहिए। मुझे इससे शक्ति मिलती है। बस लोगों के पास इन लकड़ियों को रखते जाओ, मेरा काम हो जाएगा। तुम्हें ज़िंदगी दे दूंगा, वादा है मेरा। मैं वादे से कभी नहीं मुकरता।
उसने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। उसके बाद मैं दोबारा उसके घर के पास आ गया। उसने ज़मीन की तरफ इशारा किया और ये वही जगह थी जहाँ से मैंने पहले भी लकड़ियाँ निकाली थी। मैं उसकी तरफ देखने लगा, क्या यहाँ से दोबारा लकड़ियाँ निकलेंगी? लेकिन थोड़ी सी मिट्टी हटाई मैंने और लकड़ियाँ निकल आई। तो मैं अब उससे कहने को मजबूर हो गया था, क्या मुझे इसी तरह से थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ ले जाकर हर घर में रखनी होंगी? इससे तो मेरा बहुत सारा समय निकल जाएगा और मेरी टांगें थक गई हैं, इतना चला नहीं जाता। तो वो हंसने लगा और उसने कहा, मिट्टी को वापस वहीं रख दो। मैंने मिट्टी वैसे ही सही कर दी। उसने कहा, फिर से वहाँ से लकड़ियाँ निकालो। मैं हैरान था, क्या सच में वहाँ से लकड़ियाँ निकलेंगी? अभी तो मैंने मिट्टी रखी है, किसी ने लकड़ियाँ छिपाई तक नहीं। लेकिन उस मिट्टी को जैसे ही मैं हटा रहा था वहाँ लकड़ियाँ मौजूद थीं। इसी तरह बार बार मैं मिट्टी वहाँ रखता, मिट्टी हटाता और लकड़ियाँ निकलती और वहाँ लकड़ियों का ढेर लग गया था। मैंने अपने कपड़े को फाड़कर एक रस्सी का आकार दे दिया और उन सब लकड़ियों को बांध लिया। मैंने कहा कि एक एक या 2 लकड़ियाँ मैं घरों के उन लकड़ियों के पास रख दूंगा, इसी तरह तुम्हें चाहिए मैं वैसा ही कर दूंगा। और लगभग सुबह के 4 बजे मैं सारी लकड़ियाँ लेकर अपने उस गांव की तरफ चल पड़ा था। मेरी बस हो चुकी थी और इससे ज़्यादा चला नहीं जा रहा था। पता नहीं और कितनी लकड़ियाँ रखनी पड़ेंगी और ये लकड़ियाँ रखकर करना क्या चाहता है मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने सारी लकड़ियाँ अपने घर के पास ही रख ली थी और उसके बाद मैं सोने को चला गया। सुबह 9 बजे मेरी नींद खुली और अब थोड़ा सा आराम करने के कारण शरीर भी ठीक हो चुका था। मैं दोबारा उसके घर के पास जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले गांव में भी घूमना चाहता था। कुछ तो जवाब मिलेगा मुझे, कुछ पता तो चलेगा मुझे। लेकिन लोग हक्के बक्के थे, मुझे ढूंढ रहे थे। कुछ लोग जंगल में गए हुए थे, जबकि कुछ गांव वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वहाँ पर पुलिस को भी बुलाया गया था और पुलिस खुद डरी हुई थी। यहाँ बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। किसी ज़माने में यहाँ बहुत कुछ हुआ था। लोग काफ़ी बातें करते हुए सुनाई दे रहे थे, लेकिन मैं उनके पास खड़ा होता बातें सुनने के लिए, उन्हें जैसे एहसास सा हो जाता यहाँ कोई है। हर कोई बात करना बंद सा कर देता। मैं समझ नहीं पा रहा था किससे बात करूं, उस शैतान की कोई कमज़ोरी जानूं या उसका काम करूं, कुछ पता तो करूं। मैं कुछ भी जान नहीं पाया था। उसके बाद उन लकड़ियों को वहीं रखे हुए मैं और लकड़ियां लेने के लिए गया। यहाँ पर घरों की संख्या ज़्यादा है और एक और बार लकड़ियां ले आता हूँ, उसके बाद घरों की लकड़ियों के पास रखूँगा। मैं जंगल के अंदर गया हुआ था और अंदर मुझे वहाँ कुछ तांत्रिक और बाबा मिले। वो इधर उधर मुझे ढूंढ रहे थे और मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। वहाँ पर मैंने कुछ पत्थर और लकड़ियों को फेंक कर उनसे बात करने की कोशिश की। पत्थर को इस तरह से दूर से आता हुआ देख वो थोड़ा घबरा तो गए थे, लेकिन बार बार मैं लकड़ी को हिलाकर उन्हें इशारा करता कि उन्हें मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। एक तांत्रिक ये बात जान गया था। मैं उससे काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा संपर्क बनाने, और वो भी वहाँ पर कुछ तंत्र विद्या का इस्तेमाल करने लगा। उसने अपनी आंखों में एक विभूति सी डाली और एक तेल की कुछ बूंदें आंखों में छिड़की। उसके बाद मैं उसे जैसे धुंधला धुंधला सा दिखने लगा था। वो कहने लगा, ये लड़का है, ये यहीं मौजूद है, ये कोई भूत नहीं है, ये जिंदा है लेकिन दूसरी दुनिया में अटका पड़ा है। उसके बाद मैंने कुछ शब्द बोले जो उसको मध्यम मध्यम सुनाई दे रहे थे। मुझे खुशी हुई, आखिर कोई तो है जो मेरी बात सुन पा रहा है। मैंने उससे कहा, मैं जानता हूँ आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। मैं यहाँ पर फंसा हूँ और उस शैतान से सौदा कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद उस तांत्रिक ने मुझे जो जो बताया मेरे होश उड़ गए। उस तांत्रिक ने कहा, तुम्हें पता है वो शैतान क्या करना चाहता है? वो पहले भी यहाँ पर बुराई फैला चुका है। वो लोगों की मौत देखता है, जितने लोग मरेंगे उसको उतनी ताकत मिलेगी। वो बहुत कमज़ोर हो चुका है और कहीं दुबक कर बैठा होगा। जैसे जैसे यहाँ पर कत्लेआम होगा उसकी शक्ति बढ़ेगी और वहाँ से वो बाहर निकल आएगा। उसके बाद तो वो हर काम खुद ही कर पाएगा, बस उसकी शुरुआत नहीं होने देनी है। तो मैंने कहा, मैं क्या करूं? वो तो मुझसे साधारण काम करवा रहा है, बस साधारण सा सौदा है। उसने कहा है उन लकड़ियों को घरों के पास रखना है बस। तांत्रिक हैरान और डरा हुआ था और वो कहने लगा, पागल हो तुम? तुम्हें पता नहीं है वो क्या करना चाहता है? वो तुम्हें लकड़ियां दे रहा है,
वो शैतानी मिट्टी की लकड़ियां, उन्हें अपने आप जलने के लिए मशहूर कहा जाता है, ये शैतानों के पास होती हैं। वो उन लकड़ियों को पूरे गांव में बिछा देगा और जब इशारा करेगा तो आग ही आग होगी। बहुत साल पहले आग यहाँ लगती रही है, लोगों की लाशें बिछ जाती हैं, कोई समझ नहीं पाता कैसे वो आग अपने आप भड़क उठती है, पूरा गांव जल जाता है। कई बार जला है, कई बार ऐसा हुआ है। मैं हमेशा से जानता हूँ यही कारक होता है और वो यही कर रहा है। अब तो भरोसा हो गया है। मत करो बच्चे, उन लकड़ियों को गांव में मत रखो, वो अपने आप जलेंगी। वो उसके हाथ में है और वो पूरे गांव को जला देगा। ये लकड़ी से बना हुआ गांव जल जाएगा। मुझसे बस इतनी ही बातें की थी और जैसे मैं फिर से दिखना बंद हो गया। वो दोबारा से विभूति को आंखों में लगाना तो चाहता था। आंखें उसकी लाल हो चुकी थी, उसकी सांस घुटने लगी थी और आंखें खराब होने के डर के कारण वो वहां से चल निकला। लेकिन उसने ये शब्द आखिरी बार कहे थे, बच्चे मत करना, वो तुझे फंसा रहा है, बच्चे ऐसा मत करना। वो ये कहता हुआ उस जंगल से बाहर की तरफ चल पड़ा और मैं नम आंखें लिए सोच रहा था क्या करूं। फिर से जाऊं जंगल में उसके घर के पास उन लकड़ियों को लेने के लिए, ताकि मैं अपना काम कर पाऊं और जिंदा हो पाऊं। इस गांव का मुझे क्या करना है, या बचाऊं इंसानियत को, उन लोगों की जिंदगी बचाऊं। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? क्या मैं यहीं पर मर जाऊंगा? किसी को पता तक नहीं चलेगा। सोचता रहा और अंत में एक ख्याल आया। मैं निकल पड़ा गांव की ओर। गांव में जाकर उन लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन लकड़ियों को भी मैंने उठा लिया जो वहां घर के पास रखी थी। हर लकड़ी को लेकर मैं उसी घर के पास पहुंचा। शैतान अंदर था और वो जिंदा मुर्दा कहीं आसपास नहीं था। वो शायद फिर से घूमने के लिए गया होगा। उन लकड़ियों को उस घर के आसपास बिछा दिया था मैंने। मैं जानता था इन लकड़ियों से उस घर को आग नहीं लगेगी। इतना पानी जो टपक रहा है, शायद ये उसका शाप होगा या कुछ और होगा। कुछ सवाल जरूर करूंगा मैं। उसके बाद मैं घर के अंदर गया और उससे कहने लगा, मैंने काफी लकड़ियां बिछा दी हैं, आज और लेकर जाऊंगा, वो भी बिछा दूंगा। उसके बाद मेरी जिंदगी दे देना और मैं यहां से चला जाऊंगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। वो मुस्कुरा रहा था और मुझे इशारा कर रहा था मिट्टी की तरफ। मैंने बार बार वहां से लकड़ियां निकाली, लेकिन अब मैं सोच रहा था कुछ सवाल कर लूं तो जवाब तो देगा ये मेरे हर सवाल का एक जवाब देता जरूर है। मैंने कहा, ये घर इतना गीला क्यों है? मैं समझ नहीं पा रहा, ये पानी कहाँ से आता है? तो उसने कहा, ये मेरा शाप है। शाप के कारण मैं जहाँ होता हूँ वो जगह गीली ही रहती है और इसी कारण शायद ये जल भी नहीं सकती। मेरा घर जल नहीं सकता, इसीलिए मैं बचा हुआ हूँ। तुम मेरा काम कर दो, मुझे इस घर से आज़ादी मिलेगी, मैं बाहर निकल पाऊंगा। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कैसे। मैं उसको कह नहीं पाया, लेकिन मैं जानता था जब आग लगेगी लोग मरेंगे, इसकी शक्ति तो बढ़ेगी ही। मैं वो काम करूंगा नहीं। आधा घंटा उन लकड़ियों को निकालता रहा। ढेर सारी लकड़ियां मैंने निकाली और बाहर उसके घर के आसपास रख दी। मैं बाहर ही बैठ गया था। मैं उसको ये दिखाना चाहता था मैं गांव में लकड़ियां बिछा कर आया हूँ। लगभग 3 घंटे बाद मैं उसी कमरे के अंदर गया और कहने लगा, हर घर में लकड़ी रख दी मैंने, हर लकड़ियों के पास। पूरे गांव में लकड़ियां ही लकड़ियां बिछी पड़ी हैं। तुम जो भी चाहते थे मैंने कर दिया, अब मैं चाहता हूँ तुम वो करो। तो उसने कहा, करूँगा ना, पहले देखो तुमने किया क्या है। तुमने कुर्बानी दी है पूरे गांव की, वो लकड़ियां मेरी लकड़ियां हैं। इतना कहकर वो मुश्किल से कदम ऊपर की तरफ कर रहा था और उठकर वो उस घर से बाहर निकला था। वो बहुत समय बाद बाहर निकला लग रहा था और ऊपर आसमान को देखकर खुश हो रहा था। वो काफ़ी आगे निकला। वो उस घर से थोड़ा आगे निकला तो वो टपकने वाला पानी उस घर से जैसे गायब हो चुका था। हर दीवार सूख चुकी थी। वो घर बिल्कुल सूखा लकड़ी का सड़ा हुआ घर लग रहा था। और तभी उसकी आंखें चमकने लगी और मुझे कहा, देखो अब उधर से आग निकलेगी। गांव की तरफ इशारा कर रहा था वो, लेकिन मैं जानता था हर लकड़ी तो उसके घर के बाहर रखी है मैंने। उसने एक चुटकी बजाई और वहां आग का धमाका सा हुआ। उसका घर जल रहा था। वो पीछे मुड़कर चीखें मार रहा था, लेकिन उसका घर बुरी तरह से जल रहा था।
वो उसे बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका पूरा घर जलकर खाक हो गया कुछ ही क्षणों में। उसके बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो गुस्से में कुछ कर नहीं पा रहा था, उसके शरीर में जान ही नहीं थी। ये क्या किया तूने? मैंने तुझसे कहा था उस गांव में लकड़ियां रखनी है, तूने तो सारी यहीं रख दी। मेरा घर जला दिया, अब मैं कहाँ रहूँगा? मेरी शक्तियाँ और कमज़ोर कर दी तूने। मैं थोड़ा मायूस था कि मैं बच नहीं पाऊंगा, ये मुझे मेरी जिंदगी नहीं देगा, लेकिन वो चीखे जा रहा था और वहाँ से भाग रहा था। दिन होने वाला था, उसे छिपने के लिए कोई जगह चाहिए थी। पास की एक पहाड़ी में छोटी सी गुफा में वो जा घुसा और वहाँ से पानी टपकना शुरू हो गया। यही तो शाप है उसका, शायद इसी कारण वो जगह गीली ही रहती है। तब वहाँ से वो मुझे कहने लगा, तुझे कभी आज़ादी नहीं मिलेगी, तूने मुझे और कमज़ोर कर दिया, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तुझे आज़ादी नहीं मिलेगी। मैं मायूस कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक आखिरी कोशिश की मैंने उससे कहा, हाँ नहीं कर पाऊंगा कुछ, जो भी मैंने अब किया आगे भी वही करता रहूँगा, तेरे पास ही रहूँगा, जहाँ तू जाएगा मैं वहीं जाऊँगा। अब इस गुफा को भी तबाह करके रहूँगा, लेके आऊँगा और लोगों को जो इस गुफा को तोड़ देंगे। तुझे यहाँ से भी भागना पड़ेगा, तू तो ऐसी जगह जाएगा जहाँ धूप से सड़ेगा, मौत का दर्द होगा तुझे, तभी तू धूप से छिपता फिरता है। तेरे साथ ही रहूँगा, इसी गुफा में रहूँगा मैं। उसकी उन चीखों में एक दर्द था, वो कराह रहा था और मेरी तरफ गुस्से में देख रहा था। बूढ़ा शरीर कुछ कर नहीं पा रहा था। दूर से आता हुआ वो जिंदा मुर्दा मैंने देख लिया और मैं जानता था वो भी कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन वो वहीं खड़ा देख रहा था। तभी उस शैतान ने कुछ शब्द कहे जो मेरे काम के थे। जा, तुझे आज़ाद किया और मेरा पीछा भी छोड़ दे। तू जब तक मेरे करीब रहेगा मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने देगा। जा, दफ़ा हो जा, तुझे तेरी ज़िंदगी देता हूँ। जैसे ही इस जगह से तू दूर जाएगा तुझे तेरी ज़िंदगी मिल जाएगी। जा, भाग जा यहाँ से। मैंने कदम पीछे हटा लिए थे। मैं वापस उसी गांव की तरफ जाना चाहता था। मैं जानता था वो शैतान अब कहाँ रह रहा है। अगर उसने वो नहीं दिया जो मुझे चाहिए, मैं वापस आऊँगा, चिपक जाऊँगा उसके साथ, उसकी ज़िंदगी नर्क बना दूँगा, शैतान की ज़िंदगी नर्क बना दूँगा। वहाँ उस जिंदा मुर्दे के सामने से गुजरते हुए मुझे उस पर तरस आ रहा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बचा नहीं सकता था। वो मुर्दा बन चुका था। लेकिन अपने गांव में पहुंचते ही जैसे ही लोगों ने मुझे पहचाना, मन में खुशी निकल आई थी। लोग मुझे गले से लगा रहे थे और मुझसे सवाल किए जा रहे थे, कहाँ थे तुम? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुमने क्या किया? तुम तो वहां पर कैद हो गए थे। वो तांत्रिक भी मुझसे मिल रहे थे, लेकिन मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। जो वहां पर हुआ वो किसी को बताने लायक था ही नहीं। लेकिन मैंने उन्हें ये शब्द ज़रूर कहे थे, उस शैतान से सौदा ऐसा करो कि तुम्हें फ़ायदा और उसे नुकसान हो, तभी उसे मात दी जा सकती है। शायद उसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन मैंने उसे इस गांव से दूर कर दिया है। वो शाप अब भी है। आज भी उस गांव में मेरी कहानियां सुनाई जाती हैं। मैं वो अकेला था जो उस शाप से जिंदा बचकर वापस आया था। कोई गायब हुआ जिंदा नहीं हो पाता था, मैं अकेला था। मैं नहीं जानता उस शैतान के साथ फिर क्या हुआ होगा। मैं उस जगह को ही छोड़ गया, ज़मीन बेची तो मैं भी शहर आ गया। कभी उस गांव का दोबारा नाम नहीं लिया, लेकिन कभी कभी सोचा करता हूँ क्या कोई और भी उस शाप में फंस गया होगा, और अगर फंस गया होगा क्या वो मेरी तरह बच पाया होगा या नहीं।